हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्मेंटर की डिज़ाइन पढ़ी थी कि वो फर्मेंटर के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह का वो वर्कआउट करता है, किस तरह की प्रोसेस चलती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंडक्शन कैसे मिलता है। 3 तरह की प्रोसेस हमने पढ़ी थी, जैसे कि कंटीन्यूअस बैच प्रोसेस, फेड बैच प्रोसेस, ठीक है? बैच प्रोसेस। उसके बाद हम आज समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फर्मेंटर। तो फर्मेंटर के कितने टाइप्स होते हैं, ये 5 तरह के होते हैं। पहला आपका स्टिर टैंक, सेकंड एयर लिफ्ट में 2 प्रकार के फर्मेंटर यूज़ हो सकते हैं। पहला इंटरनल लूप एयर लिफ्ट फर्मेंटर या फिर एक्सटर्नल लूप एयर लिफ्ट फर्मेंटर। थर्ड वन इज फ्लूटी सेट बैट एंड फोर्थ पैक्ड बैट एंड फिफ्थ बबल कॉलम फर्मेंटर। इन्हीं 5 तरह के फर्मेंटर को इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन प्रोसेस कंडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स और एनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स। अब इनके जो फैक्टर्स हैं जो कि फर्मेंटेशन की रेट को या तो इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर अच्छा बेहतर कर सकते हैं, या फिर यही फैक्टर्स इस फर्मेंटेशन रेट को डिक्रीज़ करने का कारण भी बन सकते हैं। तो वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? कुल 10 तरह के फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, जो कि आइदर इट विल इंक्रीज़ द रेट ऑफ फर्मेंटेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस और विल बी द मेन फैक्टर व्हिच विल डिक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। पहला जो फैक्टर इफ़ेक्ट करता है या पहला फैक्टर जो फर्मेंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है वो होता है पीएच। यदि हमारा पीएच 4.8 से 5.0 के बीच में है तो पीएच वो ऑप्टिमल पीएच है। दूसरा फैक्टर जो है आपका वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर स्लोली स्लोली हमें फर्मेंटेशन टैंक में इंक्रीज़ करना चाहिए फ्रॉम 10 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर अफेक्ट rate of fermentation, it will be increased from 10 to 40 डिग्री सेल्सियस। समझ लो कि हमने यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया है फर्मेंटेशन में, सो यीस्ट नीड्स टू बी वार्म इनफ टू बी हेल्दी, but too warm will stress the yeast as well as too cold will make yeast sleepy. High temperature will decrease the fermentation rate and are lethal to the yeast. उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका फर्मेंटेशन मीडियम, थर्ड फैक्टर। अगर फर्मेंटेशन मीडियम अच्छी क्वालिटी का है तो ये अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट सप्लाई और एनर्जी प्रोवाइड करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द क्वालिटी ऑफ मीडियम इज इम्पॉर्टेंट एज इट कंटेंट्स एंड प्रोवाइड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फोर्थ फैक्टर इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर एरोबिक फर्मेंटेशन। अगर वो फर्मेंटेशन प्रोसेस एरोबिकली यूज़ हो रही है फर्मेंटर में, तो हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि रिक्वायर्ड अमाउंट का ऑक्सीजन डिज़ोल्व है कि नहीं उस टैंक के मीडियम में या उस फ्लूइड में। ठीक है। अगला जो पांचवा फैक्टर है वो है डिसॉल्व्ड CO2। इन एनारोबिक फर्मेंटेशन यीस्ट कन्वर्ट्स sugar into alcohol and CO2. Increase in concentration of dissolved CO2 will lead to acidify the growth medium. Then it will cause decrease in pH. So it is necessary to maintain this factor in fermentation process. ठीक है। CO2 जो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस में जनरेट हो रहा है शुगर और अल्कोहल के प्रोटेक्शन से, यानी जो यीस्ट है वो यीस्ट जो है शुगर को कन्वर्ट कर रहा है अल्कोहल और साथ में रिलीज़ कर रहा है CO2। तो इससे क्या है कि अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वो प्रेशर के साथ साथ उस मीडियम में CO2 कितना अमाउंट में प्रेजेंट है फॉर एनारोबिक फर्मेंटेशन, ये हमें भी मेजर करना पड़ता है। ये भी एक बहुत मेन फैक्टर है विच विल इन्फ्लुएंस द फर्मेंटेशन रिएक्शन। सिक्स्थ जो है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस किस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं, या तो हम उसको कंटिन्यूस बैच प्रोसेस के द्वारा चला रहे हैं, या फिर फैट बैच प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, या फिर बैच प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फर्मेंटेशन मेथड्स या फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। बैच प्रोसेस में हम उसको बैच वाइज एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन हो रही थी। उसके बाद फैट बैच प्रोसेस में आपने देखा था कि सबस्ट्रेट और न्यूट्रिएंट मीडियम कंटिन्यू हम सप्लाई कर रहे थे। कंटिन्यूस मीडियम में जो है एक तरफ प्रोडक्शन
अन्न जो है आपके प्रोडक्ट का आपको मिल रहा था, और साथ ही साथ हम एंजाइम मतलब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिएंट मीडिया कल्चर और सब्सट्रैक्ट जो कि हम उसमें टैंक में ऐड कर रहे हैं, इनको भी कंटिन्यूसली साथ साथ उसी टाइम इंटरवल में हम ऐड भी कर रहे थे और प्रोडक्ट रिमूव भी कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इट विज बे ये फैक्टर जो है बेस्ड अपॉन द प्रोसेस विच वाज यूज्ड बाय द particular fermentation rate of reaction batch process, either it will be used or it will be fed batch or it will be continuous, depends totally on the type of reaction। उसके बाद का जो आपका फैक्टर आता है वो है रेट ऑफ मिक्सिंग। प्रॉपर मिक्सिंग उस फर्मेंटेशन टैंक में हो रही है या नहीं, ये हमें हर टाइम इंटरवल में चेक करना चाहिए। अगर हम इंश्योर हैं कि रेट ऑफ मिक्सिंग प्रॉपर है तो it will increase the production of biogas and biomethane. Mixing in fermentation reactor will lead to shortening of digestion time of substrate, leads to higher production of the required product। ओके, उसके बाद एजिटेशन रेट यानी एजिटेशन ensures uniform nutrient supplementation for the yeast। The maximum growth rate of yeast during fermentation vary डायरेक्टली विद द डिग्री ऑफ एजिटेशन। जितना यूनिफॉर्म एजिटेशन रेट होगा उतना ही यूनिफॉर्म न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा, उतनी ही उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। जितनी ग्रोथ रेट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होगी उतना ही बेटर प्रोडक्ट हमें लास्ट में मिलेगा। तो ये भी एक मेन फैक्टर है। फिर नाइन्थ फैक्टर फोम फॉर्मेशन। यदि फर्मेंटेशन टैंक में किसी प्रकार का कोई फोम जनरेट हो रहा है तो उस फोम को रिमूव करना या रिड्यूस करना ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जितना ज़्यादा फोम फॉर्मेशन होगा और उसको उतनी ही स्पीड से हम हटाते जाएंगे या रिमूव करते जाएंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक कांस्टेंट लेवल पे रखेगा। फोम फॉर्मेशन से क्या होता है, हमारे फर्मेंटेशन टैंक में रेट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस विल बी रिड्यूस्ड एंड दिस रिडक्शन विल रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो इस फैक्टर को भी हमें हर टाइम पीरियड पे चेक करना चाहिए। उसके बाद आपका लास्ट फैक्टर जो है शुगर टॉक्सिसिटी। हायर शुगर कंसनट्रेशन डिक्रीजेस यीस्ट ग्रोथ। अगर शुगर यानी जो सबस्ट्रेट हम यूज़ कर रहे हैं उसका कंसनट्रेशन अगर फर्मेंटेशन टैंक में ज़्यादा हो गया तो ये यीस्ट की ग्रोथ को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बन नहीं पाएगा या अच्छे से हमें मिल नहीं पाएगा। तो ये 10 प्रकार के फैक्टर्स। पहला कौन सा आपका पीएच, टेम्परेचर, फर्मेंटेशन मीडियम, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड CO2, टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम, रेट ऑफ मिक्सिंग, एजिटेशन रेट, फोम फॉर्मेशन, शुगर टॉक्सिसिटी। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंडक्ट करना चाहिए फर्मेंटेशन टैंक में। ये इन फैक्टर्स को अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस की रेट को कम भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं। और यदि इन्हीं फैक्टर्स को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए पूरी फर्मेंटेशन प्रोसेस की गई तो हमें हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी का, रिक्वायर्ड क्वालिटी का फर्मेंटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा प्रोसेस के लास्ट में। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स विच विल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फर्मेंटेशन रिएक्शन इन द फर्मेंटर। उसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ फर्मेंटर या टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर। नाम में कन्फ्यूजन मत रखना, एग्जाम में यदि टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर पूछ रहे हैं तो भी वो फर्मेंटर ही होता है, और डायरेक्टली भी पूछते हैं वो टाइप्स ऑफ फर्मेंटर, तो ये बायोरिएक्टर और फर्मेंटर एक ही चीज़ है। ठीक है, कितने प्रकार के फर्मेंटर यूज़ करते हैं हम, मेनली तीन प्रकार के। पहला आपका स्टिर टैंक फर्मेंटर और बायोरिएक्टर, सेकंड एयर लिफ्ट टैंक फर्मेंटर और बायोरिएक्टर, और थर्ड बबल कॉलम फर्मेंटर। इस सेकंड वाले में, एयर लिफ्ट वाले में कुल 4 तरह के अलग फर्मेंटर भी इसके इसी के अंडर में आते हैं। एयर लिफ्ट फर्मेंटर में कुल 4 तरह के और भी दूसरे फर्मेंटर टाइप डिज़ाइन हो सकती है। पहला इंटरनल लूप एयर लिफ्ट फर्मेंटर, बी एक्सटर्नल लूप एयर लिफ्ट फर्मेंटर, सी फ्लूइडिसाइड बैड फर्मेंटर एंड फोर्थ पैक बैक फर्मेंटर। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, केवल एक कंपोनेंट्स जो हम एक फर्मेंटर में होते हैं
उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, तो इन फर्मेंटर्स के टाइप्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने एक आइडियल फर्मेंटर का डिज़ाइन समझा था, उसमें कुल 19-20 प्रकार के कंपोनेंट्स हमने यूज़ कर रहे थे। यदि उन कंपोनेंट्स को थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर दिया जाए या कुछ कंपोनेंट्स हटा दिए जाएँ, दूसरे कंपोनेंट्स ऐड कर दिए जाएँ, तो फर्मेंटर के वो अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं। ठीक, जैसे कि स्टर टैंक फर्मेंटर में जो है वो एक बेसिक डिज़ाइन है, जैसा फर्मेंटर का हमने आइडियली डिज़ाइन देखा था, उसको हम कह सकते हैं कि वो स्टर टैंक फर्मेंटर है। ठीक है, इसमें जो है आप स्टेराइल मीडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड करके टैंक में डाल देते हैं। उसके बाद फिर एयर सप्लाई होती है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। एयर सप्लाई अगर एरोबिक कंडीशन है तो उस एयर को स्टेराइल कर दिया जाता है, या तो फिर एनएरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस है तो उसको हम एयर की जगह गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, वार्म वाटर फिर कोल्ड वाटर, जो बफल्स हैं आपके फर्मेंटर के अंदर, उनके आसपास वार्म वाटर और कूल वाटर, उसके बाद फिर कूल वाटर का सर्कुलेशन किया जाता है जिससे कि सिस्टम मेंटेन हो सके फर्मेंटर टैंक का। उसके बाद इसमें से जो गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, दिस गैस विल बी डिस्चार्ज बाय एग्जॉस्टर। ठीक है, उसके बाद जो लास्टली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो टैंक के बॉटम की तरफ रन करेगा और वहाँ से बैक डाउन फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे। स्टर टैंक प्रोसेस वह वैसे ही वर्कआउट करेगी जैसे कि हमने आइडियल फर्मेंटर टैंक को डिज़ाइन के समय पढ़ा था, समझा था। उसके बाद आपका जो एयर लिफ्ट फर्मेंटर है, इस फर्मेंटर में जो फर्मेंटेशन प्रोसेस कंडक्ट होगी, जैसा कि आपने फर्मेंटर डिज़ाइन में देखा था, एक लंबी सी शाफ्ट है, एजिटेटर है, इम्पीलर्स है, एक मोटर उनको पंखे जैसा घुमा रही है उन इम्पीलर्स को, जिससे कि प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है। किसकी मिक्सिंग हो रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिएंट मीडियम में है प्लस सबस्ट्रेट, इनकी मिक्सिंग होगी तभी तो जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इस मिक्सिंग को प्रोवाइड करने के लिए इस एयर लिफ्ट फर्मेंटर में उस अ, अ, क्या कहते हैं आपका एजिटेटर और इम्पीलर्स की जगह हम लोग एयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, उस फर्मेंटर टैंक में नीचे से एयर सप्लाई होगी, एयर्स जो है फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूव करेगी, और उसके मूवमेंट से, एयर मूवमेंट से जो है आपका मिक्सिंग होगा। किसका मिक्सिंग होगा? आपके सबस्ट्रेट का और न्यूट्रिएंट मीडिया कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जैसा कि हमने नॉर्मल प्रोसेस में देखा था कि एजिटेटर और इम्पीलर्स यूज़ हो रहे हैं मिक्सिंग के लिए, यहाँ पर हम उस मिक्सिंग प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए एयर का यूज़ कर रहे हैं। सिंपल है, अगर एरोबिक कंडीशन है तो वी विल यूज़ स्टेराइल एयर फॉर इंजेक्टिंग, और अगर एनारोबिक कंडीशन है तो गैस यूज़ होगी, इनर्ट गैस। अब ये भी जो है एयर लिफ्ट दो प्रकार के हैं आपके, इंटरनल लूप और एक्सटर्नल लूप। इंटरनल लूप जो है इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा कि एयर लिफ्ट में हम लोग एयर यूज़ कर रहे हैं तो इस इंटरनल लूप में ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ होगी, जिसका पूरा पिक और क्या कहते हैं कि पूरा जो है डिज़ाइन फिगर मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अभी भेजा है, वो आप उसको अच्छे से देखें। इनर्ट लूप में जो है ड्राफ्ट ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टैंक के बीचों बीच बना हुआ है। इसमें एयर फ्लो होगी और इस एयर फ्लो से मिक्सिंग होगी। ऐसा ही एक्सटर्नल लूप में क्या होगा कि उसकी जो ड्राफ्ट ट्यूब की एक साइड है वो रिएक्टर के थोड़ा बाहर साइड तक निकली हुई होगी, जहाँ से एयर पास आउट हो रही है। ठीक है, प्रोसेस फर्मेंटेशन की पूरी वही की वही है, सिर्फ इनके टाइप्स और इनके टाइप्स ऑफ फर्मेंटर अलग हो रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि इसमें कुछ अलग तरह के कंपोनेंट्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका बबल कॉलम फर्मेंटर है, फ्लूटिसाइड बैट फर्मेंटर है और पैक बैट फर्मेंटर है। बबल कॉलम फर्मेंटर में भी एयर का यूज़ हो रहा है और एक कंपोनेंट अलग से लग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस फर्मेंटर डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज आ गया है। फ्लूटिसाइड बैट फर्मेंटर में जो है आप पार्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं एक शीट पर, उस शीट पर जितना स्मॉल साइज़ का पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट मीडियम के सेल के साथ इमोबिलाइज्ड होगा और रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, पैक्ड पैड फर्मेंटर में एक बहुत सारी पैक्ड फिल्म्स को हम फर्मेंटर टैंक के अंदर डाल देते हैं, और उस पैक्ड बेड में जो है आपकी सेल्स जो है इमोबिलाइज फॉर्म में होती है, जो कि फर्दर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है।
बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद जो लास्ट में आपके यूनिट में प्रोडक्शन है of production of various antibiotics and like penicillin, ग्रीसियोफुल्विन, सिट्रिक एसिड और आपका विटामिन बी 12। तो एक्चुअल में ये प्रोडक्शन हम किसका कर रहे हैं? प्रोडक्शन हो रहा है फर्मेंटेशन मेथड के थ्रू इन प्रोडक्ट्स का। जैसे कि पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंस विच वाज डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं और उन्हीं को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है आपका इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है। कौन सा? पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। इसका पूरा थ्योरी पोर्शन मैंने आपको सेंड किया है, वो आप उसको अच्छे से पढ़ना। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पिक करना है, इसके अंदर म्यूटेशन लाना है। म्यूटेशन यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है, सॉरी, इस जिसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डीएनए या आरएनए स्ट्रेंथ्स हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है। जो सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा मैनिपुलेट करना है उस स्ट्रेंथ को। और उसके बाद वो जो म्यूटेशन कॉज करेगा और उस म्यूटेशन के द्वारा जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर हम कराएंगे, उस कल्चर को हम कन्वर्ट करेंगे स्पोर फॉर्म में, उसको फिर स्टोर करेंगे कम टेम्परेचर पे। उसके बाद कुछ दिनों बाद हम उसको वापस से जो है हायर न्यूट्रन मीडियम में ग्रोथ करवाएंगे। उस ग्रोथ के साथ हम सबस्ट्रेट ऐड करके फर्मेंटर टैंक में डालेंगे और हमें पेनिसिलिन मिल जाएगा। जो पेनिसिलिन प्रोडक्ट हमें मिलेगा हम उसको वापस से ड्राई स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल है। इसमें हो क्या रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्ट्रैंड को थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग डालकर थोड़ा सा मैनिपुलेट करके म्यूटेशन लेकर आ रहे हैं। उस म्यूटेशन की वजह से हमें इंटरेस्ट वाला जो है प्रोडक्ट अवेलेबल होगा और उस स्ट्रैंड को हम जो है कल्चर मीडिया में ग्रोथ करवा के और फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा प्रोडक्ट, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी 12 को हम साइनोकोबैलामिन भी बोल सकते हैं। ये हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसिस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मिलता है। और भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके द्वारा हम विटामिन बी 12 का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसमें थोड़ा सा म्यूटेशन लाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। उसके बाद उनको ग्रोथ मीडियम में कल्चर करवाते हैं। उस कल्चर मीडियम के साथ हम सबसेट ऐड करके फर्मेंटेशन टैंक के अंदर डाल देते हैं फॉर फर्दर फर्मेंटेशन प्रोसेस, और लास्ट में हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बहुत पूरे बायोटेक में सबसे सिंपल मेथड्स या सबसे सिंपल टॉपिक अगर कोई है तो वो आपका प्रोडक्शन है, लास्ट वाला। तो ये प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, ग्रीसियोफुल्विन, विटामिन बी 12, सिट्रिक एसिड, जितने भी प्रोडक्ट्स आपके दे रखे हैं वो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं, लास्ट वाला टॉपिक, ब्लड प्रोडक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस वो पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको मैंने क्लास में एक बार समझा था, उसको अच्छे से पढ़ लेना। हैव ऑल द लक। थैंक यू वेरी मच।